तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश। आज की क्लास आपके लिए थोड़ा सा लेट हो गई। संभवतः इस पूरे हफ्ते आपके लिए जो क्लास आएगी वो इसी टाइम पे आने की संभावना है। ठीक है, बाकी अगर पहले आएगी तो आप लोग बेल आइकन दबाए रहना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, परंतु क्लास रोज आएगी। ठीक, आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो इंडियन पॉलिटी का है और जीएस के सेशन का आपका है और ये 2 पार्ट में आएगा। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा पैनिक मत लेना। ठीक है, कि ये समझ नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा। ये बंदा जो सामने आपके खड़ा है आपको ये समझाएगा, पूरी गारंटी के साथ ये कहेगा। ठीक है, इसके बाद ये 2 क्लासेस के बाद जो आपकी इस हफ्ते की क्लास है वो हिस्ट्री और हिंदी की आनी है। नेक्स्ट वीक से हम उत्तराखंड के सेशन को फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, जब पॉलिटी की नई क्लासेज आपके लिए आएंगी वो आप बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा जहां आपको बहुत मजा आएगा। मैं आपको एग्जीक्यूटिव पढ़ाऊंगा जिसको आप लोग कार्यपालिका कहते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इलेक्शन वगैरह सब चीज़ वहाँ पे, मंत्रिमंडल वगैरह कैसे काम करते हैं, बजट वगैरह क्या होता है, कैसे पेश होता है, वो सब चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक, कल जब मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाई थी उसका आर्टिकल बताना भूल गया था। ठीक है, तो जो मूल कर्तव्य हैं, जो संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो मैंने कल बताया था वो है 51 के ए में। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जहाँ पे मैंने संवैधानिक प्रावधान लिखाए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताए थे, वहाँ पे 51 का ए कर देना। ठीक है, इस आर्टिकल में है। ठीक, बाकी इसको भूल गया था मैं बताना, आप इसको नोट कर लेना। देखिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे बहुत से लोग इसमें इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं अब इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी यूज करूंगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बोलते हैं। नोट कर लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को एक हिंट बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ कि इस चीज़ को समझने का ये होता क्या है। ठीक है, देखिए, बिना समझे रटते रहोगे आंख बंद करके तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में मैं आपको बता दूंगा, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप सब लोग ये मानते हैं हम ब्रिटिश के अधीन थे, हर कोई ये मानता है। ठीक है, हम लोगों को आज़ादी मिली, आज़ादी के टाइम पे हम लोगों ने क्या किया, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने एक संविधान का निर्माण किया, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया, फॉर्मेशन किया, निर्माण किया। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा दिए है लेकिन फिर भी सुन ली, एक प्रकार का दस्तावेज है, यानी एक प्रकार का क्या है, एक बुक है समझ लीजिए आप। उसमें क्या होता है, चीज़ों को लिखा गया है कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करेगी, ताकि जब संविधान बन रहा था उनको पता था कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो जो आने वाली गवर्नमेंट होंगी, यानी जो सरकारें होंगी, उस संविधान को सर्वोच्च मान के काम करेंगी। यानी उसमें जो जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो एक प्रकार का आईना दिखाएगा हमारी सरकारों को, या जो पॉलिसी मेकिंग पे लोग होते हैं वो बताएगा कि कैसे हम लोगों ने आगे को अपने देश को चलाना है। यानी एक प्रकार का दस्तावेज है, एक प्रकार की डॉक्यूमेंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन, जो इस देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्या आता है, काम आता है, इस देश को रूल करने के लिए काम आता है। ठीक, और सबसे ऊपर क्या है, हमारे देश का संविधान है। ठीक है, अब देखिए, जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, यानी मौलिक अधिकार जिसको आप कहते हैं, वो मैंने ढंग से आपको पढ़ाया था, वो पार्ट 3 में थे, भाग 3 में। ठीक, अब देखिए, फंडामेंटल राइट किसके लिए होते हैं बताया था मैंने, वो नागरिकों के लिए होते हैं, यानी जो यहाँ के सिटीजन हैं, जो यहाँ के व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए फंडामेंटल राइट है। अब ये मत कहना सर विदेशियों के लिए भी होते हैं, वो होते हैं, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, यानी व्यक्ति के लिए होता है, वो चाहे देशी हो या विदेशी हो। ठीक है, यानी एक पर्सन के लिए होता है, कि इंडिविजुअल लोगों के लिए होता है, संस्थाओं के लिए नहीं होता है। फंडामेंटल राइट का मतलब सीधे सीधे मान के चलिए, लोगों को कुछ अधिकार दिए गए थे हमारे संविधान निर्माताओं ने। अब ये अधिकार क्यों दिए थे, देखिए, देश का उस समय विभाजन हो रहा था, तो पाकिस्तान अलग बना, भारत अलग बना, तो लोगों को ये कन्वेंस कराना था कि अगर आप भारत में रहते हैं तो आपके साथ कुछ न कुछ अधिकार जुड़े जाएंगे जिसका कोई भी आपको छीन नहीं सकता। चाहे आप कानून के समक्ष हर कोई इक्वल होगा, अमीर हो गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉ सबके लिए इक्वल होगा। आपके पास बहुत सी ज़्यादा स्वतंत्रताएं होंगी, आपके पास धर्म, जिस भी आप रिलीजन से हैं, जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं उसको मानने का अधिकार होगा। साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या आप
आपके मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट को कोई छीनता है तो आप लोगों को एक ऑप्शन दिया गया कि आप न्यायालय में जा सकते हैं। यानी न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं या जो हाई कोर्ट होते हैं, वहाँ पे अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप लोगों को ये अधिकार है कि वहाँ जाके आप गुहार लगा सकते हैं कि मेरे अधिकारों को छीना जा रहा है, मुझे न्याय दिलाइए। तो हमने क्या किया, संविधान ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसको पूरे मौलिक अधिकारों का संरक्षक बना दिया गया। क्वेश्चन पूछता भी है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो आप हमेशा याद रखना जो उसको संरक्षण देता है, जो उसको सेव करता है, जो उसकी देखरेख करता है वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, किसी के अधिकार नहीं छीने जाने चाहिए। ठीक, किसके लिए है मूल अधिकार? लोगों के लिए है। अब आता है तो ये चीज क्या है, देखिए मूल अधिकार भाग 3 में है, जस्ट आगे आओगे भाग 4 में ये दिखेगा आपको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आपको एक नई टर्मिनोलॉजी सुनाई देती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, मैंने क्या कहा, हम लोगों ने लोगों को अधिकार दिया, संविधान निर्माताओं ने संविधान में डाल दिया, कुछ चीजें बता दी कि आपके ये राइट होंगे, उसको फंडामेंटल राइट कह दिया। ठीक, ओके। अब आता है इसकी बात की ये क्या है, देखिए अब हम लोगों के पास क्या था, एक ऑप्शन ये था कि यार इस देश में देखो सामाजिक रूप से यानी सोशल रूप से लोग कितने पिछड़े हुए थे, आर्थिक रूप से कोई अमीर था कोई गरीब था, सबको उठाना था, सबको अपलिफ्ट करना था। ठीक है, या राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली रूप से कोई दबा था, किसकी अच्छी पकड़ थी, यानी हर प्रकार के हर जगह क्या देखेंगे आपको, भेदभाव टाइप का देखने को मिला। ठीक है, तो हम संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि फ्यूचर में यानी आने वाले भविष्य में क्या होगा, जब कोई भी गवर्नमेंट यानी कोई भी स्टेट जो है पॉलिसी अगर बनाता है तो उसको ये ध्यान रखना होगा कि लोगों की कंडीशन को बेटर से बेटर करे। ठीक है, अब बेटर से बेटर कैसे करेगा, सरकारें क्या करती हैं आपके लिए, योजनाएं लेके आती हैं, चाहे आप 2 रुपये किलो अनाज मिलेगा आपको, कभी कभी आपको सब्सिडी दी जाएगी, कभी आपको पंचायतों में चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाएगा, यानी आपको कहीं ना कहीं एम्पावर करना है, कहीं ना कहीं कंडीशन उठानी है। तो ये वही चीज है, ये सिर्फ एक ऐसी निर्देश है, एक ऐसे प्रकार की डायरेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर द्वारा सरकारों को दी गई है कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएंगे तो इसके अंदर जो जो चीजें लिखी गई हैं इनको अपने माइंड में रख के सरकारों को क्या बनाना होगा, लोगों के लिए नियम बनाने होंगे, कानून बनाने होंगे। सिंपल सी बात है, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये क्या करती हैं, ये सरकारों को एक प्रकार की डायरेक्शन देती है कि जब भी आप पॉलिसी मेकिंग में काम करोगे आपको इसके अंदर जो पॉइंट लिखे होंगे उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, राज्य के लिए किसके लिए है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे मौलिक अधिकार किसके लिए थे, व्यक्ति के लिए थे। तो अगर आपसे ये पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज किसके लिए है, तो ये है राज्य के लिए। पहला क्वेश्चन यहीं पे आपका बन जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है, ऑप्शन आएगा व्यक्ति के लिए, राज्य के लिए, न्यायालय के लिए, संसद के लिए। याद रखना है स्टेट के लिए होता है। अब ये स्टेट क्या होता है अभी बताता हूं। ठीक है, ये स्टेट ऐसा नहीं कि यूपी बिहार से संबंधित है, ये स्टेट क्या होता है अभी मैं इस पे आऊंगा। ठीक है, पहली चीज लिख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है, सीधे सीधे लिखिए राज्य के लिए, पहली चीज। ठीक, अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पूछेगा आपसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का टारगेट क्या है, क्या इसका उद्देश्य है। सीधा सीधा आंसर होना चाहिए लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर, यानी लोक माने पब्लिक, कल्याण माने वेलफेयर, यानी इसका मेन जो उद्देश्य है, इसका जो मेन टारगेट है वो क्या है, लोगों का कल्याण करना। ठीक है, तो सीधे सीधे उद्देश्य लिख लीजिए, यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य आप लोग सीधे सीधे बता देना लोक कल्याण, और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं इसको लिख लेंगे पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर, वेलफेयर क्या होता है, कल्याण होता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं लोगों का कल्याण करना इसका क्या होगा, टारगेट होगा। ठीक, अब देखिए जब मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया था यानी संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई थी, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी। क्या बताई थी, और प्रस्तावना क्या होती है सब पढ़ा चुका हूँ, पुरानी वीडियोस पॉलिटी में जाके देखना आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना प्रियम्बल क्या था, संविधान जब बना गया है यानी जो संविधान है उसकी एक समरी है जिसको आधार बना के आगे का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, यानी उसको मेन पॉइंट अगर आप उसको पढ़ोगे, हम भारत के लोग हैं, भारत को ये वो करना चाहते हैं, जो भी उसमें लिखा हुआ है उसी को टारगेट बना के आगे चीजें इंक्लूड की गई। यानी प्रियम्बल में जो जो चीजें हैं वो संविधान में आगे जाके अलग अलग भाग में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसी में कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है या आर्थिक न्याय है, यानी इसका जो बेस है इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, वो प्रस्तावना में 3 चीजें दिखेंगी आपको, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस टाइप की चीजें। ठीक है, यानी इसका जो आधार है क्या है, इसका आधार, इसका जो बेस है वो क्या है, इसका बेस सामाजिक,
आर्थिक, अभी बताता हूं ये क्या होता है, राजनीतिक न्याय। ठीक है, यानी लोगों को क्या करना है, एक तो पहला उद्देश्य क्या है, पब्लिक वेलफेयर। इसका बेस क्या है, क्यों इस चीज को इंक्लूड किया गया है, ताकि इसके अंदर जो प्रावधान होंगे या प्रोविजन होंगे लोगों को सोशली जस्टिस दे, यानी सामाजिक रूप से न्याय दे। अब सामाजिक न्याय क्या होता है, जैसे कोई वर्ग दबा है, कुचला है, नीचे है, उसको उठाना है, क्योंकि देश जब आजाद हुआ था उसको क्या करना होगा, उठाना होगा। उठाने का काम क्या होगा, किसका होगा, राज्य का होगा, क्योंकि मैंने व्यक्ति का नहीं होगा, ये स्टेट के लिए है। ठीक है, तो स्टेट ऐसी पॉलिसी बनाएगा कि लोगों का भला हो, सामाजिक रूप से कल्याण हो, सामाजिक रूप से लोगों को जस्टिस मिले, न्याय मिले। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिकल न्याय, यानी आर्थिक न्याय क्या होता है, जैसे कोई गरीब है, असमानता है, इस चीज को खत्म करने का काम करेगा। इसके अंदर जो भी पॉइंट होंगे वो आर्थिक रूप से क्या करेगा, न्याय दिलाने का काम करेगा, गरीबी को कम करने का काम करेगा, असमानता को कम करने का काम करेगा। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय के अंदर क्या होता है, लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार मिल सकता है, लोगों को चुनाव में, यानी जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं उसमें प्रतिभाग, यानी राजनीति में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करने का या अपने तरीके से निर्णय या कुछ शक्ति देने का इसमें क्या होगा, टोटल प्रावधान होगा। तो इसका जो आधार है वो प्रस्तावना में उल्लेखित क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो आधार लिख लीजिए, प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, लोगों की स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्वता की बात भी करता है, यानी लोग स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, इक्वल है और सब भाई बहन या भाईचारा लोगों में होगा, इस टाइप की बातें भी करता है। ठीक है, तो पहली बात इसका उद्देश्य पूछता है लोक कल्याण है। लोक कल्याण का ही ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है, यानी ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। ऑप्शन में आपको दिखेगा। इसके साथ साथ ही जनता का हित करेगा और आर्थिक और जो राजनीतिक रूप से है या आर्थिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना है, लोकतंत्र की स्थापना करना है सामाजिक आर्थिक रूप से। ठीक है, मेनली क्या है, लोक कल्याण ऑब्लिक जनता का हित, जनता का हित। ठीक है, ये इसने करना है। ठीक है, लोक कल्याण है, जनता का हित है और इसका आधार क्या है, जो प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिखा हुआ है, मैंने प्रस्तावना आप देख के आना, प्रियम्बल उसमें मैंने सब पढ़ा रखा है, वही इसका क्या है, आधार है। साथ ही साथ उसमें स्वतंत्रता और बंधुत्वता की बात की गई है, भाईचारे की बात कही गई है, वही इसके अंदर आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए मेन चीज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां से समझने की कोशिश करना। ठीक है, फंडामेंटल राइट से हम लोग कंपेरिजन करेंगे, वहां भाग 3 है तो यहाँ क्या होगा, भाग 4 होगा। पहली बात देखिए, इसमें हेडिंग डालिए आप संवैधानिक उपबंध, जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक उपबंध, यानी इसको संविधान में क्या इसके बारे में कहा गया है, संवैधानिक उपबंध यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसको। ठीक, पहली बात ये किस भाग में है। ठीक है, पार्ट 3 तक हमने पढ़ दिया था, फंडामेंटल राइट है, तो पार्ट 4 यानी भाग किस में है, 4 में। अगर आपसे पूछता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में है, तो आप बताओगे पार्ट 4 में। ठीक है, दूसरा आर्टिकल यानी अनुच्छेद कौन से हैं इसके, आर्टिकल कौन से हैं, 36 से 51 तक। ठीक है, आर्टिकल आपसे पूछता है किसमें, 36 से 51 तक। और तीसरी चीज, अगर ये मतलब ये लिया कहां से गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, जो आयरलैंड था वहां से, आयरलैंड देश से हमने इस चीज को अपने देश में शामिल किया। ठीक है, आयरलैंड से। और आयरलैंड ने अपना कहां से लिया था, स्पेन से। ठीक है, यानी बेसिकली ये जो चीजें आई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वो स्पेन की थी, हमने आयरलैंड से, स्पेन ने से आयरलैंड ने लिया और हमने किससे लिया, आयरलैंड ने। यानी किससे लिया गया पूछता है तो आयरलैंड से लिया गया है, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ ही ये जो चीज है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये न्यायालय में आप इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में मैं आता हूं, अभी आपको बहुत प्यार से इसको मैं समझाऊंगा। यानी न्यायालय में आप इसको क्या कहते हैं, अपरिवर्तनीय है, यानी परिवर्तनीय नहीं है। अपरिवर्तनीय का मतलब इनफोर्सेबल होता है, यानी अनइनफोर्सेबल, यानी उसको आप फोर्सली जस्टिस यानी कोर्ट जाके या न्यायालय जाके जुडिशरी से नहीं कह सकते हैं कि इसके अंदर जो पॉइंट लिखे हैं उसको लागू करवाए। जैसे फंडामेंटल राइट के लिए तो करवा सकते हैं आप, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, इस केस में आप नहीं जा सकते हैं। तो याद रखना ये क्या है, अपरिवर्तनीय है, यानी इसको क्या किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है न्यायालय जाके। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, अपरिवर्तनीय। क्या लिखेंगे, अपरिवर्तनीय। और अपरिवर्तनीय को इंग्लिश में कहते हैं अनइनफोर्सेबल। ठीक है, क्या कहते हैं, अनइनफोर्सेबल, इसको लिख लीजिए अनइनफोर्सेबल, अनइनफोर्सेबल। ठीक है, यानी ये अपने आप में क्या है, अपरिवर्तनीय है, याद रखना। अब देखिए सबसे पहले
राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? ऑप्शन होगा राज्य के लिए। दूसरी चीज क्विक रिवाइज कीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण, ठीक है, या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, मेनली पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। किस भाग में है? भाग 4 में। आर्टिकल कहां से है? 36 से 51। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। क्या इसको कोर्ट में जाके चुनौती दी जा सकती है? आप कहोगे नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये अपरिवर्तनीय है, अनइनफोर्सेबल है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना। अब देखिए मैं आपको बहुत अच्छी चीज समझाता हूं इसके पीछे का क्या ये मतलब चीज है। देखिए जब मैं इसके आर्टिकल समझाऊंगा, इसके अंदर बताऊंगा, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है ना, इसके अंदर क्या बातें कही गई हैं, जैसे मुफ्त शिक्षा कह दिया, या वृद्धावस्था में पेंशन कह दिया, पेंशन देंगे, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर, ठीक, मुफ्त शिक्षा, वृद्धावस्था में पेंशन, गौ हत्या पे रोक लगाएंगे, इस टाइप की बातें इसके अंदर आपको दिखेंगी। या समान नागरिक संहिता यानी सेम सिविल कोड दिखेगा आपको कि हिंदू के लिए भी समान कानून होना चाहिए, मुस्लिम के लिए भी, ऐसा नहीं कि हिंदू एक विवाह करे, मुस्लिम 4-4, 5-5, ऐसे ये इस चीज़ को निषेध करता है, इस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है। जब मैं इसके पॉइंट को आपको समझाऊंगा, इसके अंदर क्या क्या है, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप ये बताइए, फ्री एजुकेशन वगैरह इन सब की बात करता है, ठीक। अब यहां से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। एक थे BN राव, ठीक है, यानी ये BN राव थे, ये थे संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। संवैधानिक के क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आता है, ठीक है। सलाहकार, अगर आपसे पूछता है संविधान का संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, उसको बोलते हैं BN राव। ये क्या कहते थे, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोई अलग चीज नहीं है, ये भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, ये मानते थे, ठीक है। और ये कहते थे कि फंडामेंटल राइट को 2 पार्ट में बांटा जाना चाहिए। यानी ये क्या कहते थे, जो फंडामेंटल राइट है इनके द्वारा कहा गया, उसको 2 कैटेगरी में बांट दो आप, एक को बोलो पार्ट 1 और दूसरे को बोलो पार्ट 2, ठीक, पार्ट 2। इन्होंने ये कहा, ये जो पार्ट 1 में है वो तो कौन से होंगे, जो भाग 3 के हैं। कौन से वाले? भाग 3, इसके अंदर भाग 3 वाले, और भाग 3 में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, मूल अधिकार जिसको आप लोग कहते हैं। और उन्होंने ये कहा इसकी बहुत सख्त जरूरत है, तुरंत इसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। और जो ये वाला है उसको इन्होंने कहा कि ये अपने आप में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इन्होंने कहा इसको अभी लागू नहीं करते हैं, इसको करेंगे, लेकिन इसको किस बेस पे करेंगे? जब सरकार के पास पैसा होगा, सरकार के पास संसाधन होंगे। अब बताओ, लिख दिया इसके अंदर फ्री शिक्षा और मुफ्त शिक्षा लिख दिया, इतने से अब वहां देश के पास खाने के लिए नहीं था आजादी के समय। कोई कहेगा कि हमें मुफ्त शिक्षा दो, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कहां है तुम्हारी मुफ्त शिक्षा, ठीक है। या तुमने कह दिया कि हमें वृद्धावस्था पेंशन दो, यहां देश के पास खाने के लिए नहीं था उस समय ढंग से, तो आप कह रहे हो कि हमें पेंशन दो। तो उन्होंने क्या किया, इस पार्ट को बोला कि जब हमारे पास क्या होगा, संसाधन होंगे, यानी जब हमारे पास पैसा होगा, मनी होंगी, तब हम यह रिसोर्सेज होंगे, तब हम इस पार्ट को लागू करेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि लागू होगा ही होगा, ये स्टेट पे डिपेंड करता है, यानी राज्य पे डिपेंड करता है कि वो इसको लागू करे या ना करे। उसके पास पैसा होगा तो वो लागू करेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके अंदर के प्रावधान, क्या प्रावधान है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब बताइए, वहां शिक्षा मुफ्त, वृद्धावस्था पेंशन, गौ हत्या रोग, इस बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो सिर्फ एक प्रकार का संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि जो सरकारें होंगी उसको एक प्रकार का ये मान के चलिए आपकी भविष्य में क्या होगा, आप लोग इसके अंदर के जो पॉइंट लिखे हैं उसको कोशिश करना कि अपनी पॉलिसी मेकिंग में लाएं, लोगों के लिए ऐसी नीतियां बनाना जो आपको यहां से हेल्प करेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम 2 रुपया किलो अनाज, ये अनाज, सब्सिडी वगैरह हर चीज देते हैं, ठीक है। इसी से संभव ये हो पाया, ठीक है। तो अब देखिए, जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, ये इस प्रकार से चला और ये कहते थे कि अपने आप में ये कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रकार का फंडामेंटल राइट ही है, ठीक है। ये तो कौन कहते थे? BN राव। अब 2 लोग और थे, एक था KT शाह। कौन थे? KT शाह। ये स्टेटमेंट आता है आपका पेपर में, ठीक है। KT शाह ने क्या कहा, ये एक प्रकार का चेक है, ठीक है। क्या कहा था वो सुन लीजिए। KT शाह जी थे, इनका कोटेशन पेपर में आता है। इन्होंने क्या कहा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो ऐसा चेक है जिसमें बैंक अपने अकॉर्डिंग पैसा देता है। इसमें लिख लीजिए, KT शाह के अनुसार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है, ऐसा चेक जिसमें पैसा बैंक अपने हिसाब से देता है, ठीक है। बैंक अपने हिसाब
से देता है। ठीक है, ये याद रखना। ये किसने कहा था? केटी साहब। अब देखिए हमारा चेक होगा, हम अपने हिसाब से पैसा भरते हैं, खुद लाते हैं, तो उसने ये कहा कि ये तभी लागू होंगे भाई जब सरकार के पास रिसोर्सेज होंगे, सरकार के पास संसाधन होंगे, तभी तो वो मुफ्त में शिक्षा देगा, मुफ्त में पानी देगा, वृद्धावस्था पेंशन देगा, महिलाओं के लिए अलग से योजनाएं लाएगा, पुरुषों के लिए अलग लाएगा। ये हर प्रकार की चीजें जिससे वेलफेयर हो, गरीबों का कल्याण हो। कब? जब गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होंगे। तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होंगे तो वो करेगा। ठीक है, और याद रखना ये बाध्यकारी नहीं है, यानी ये ऐसा नहीं है कि लागू होगा ही होगा। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा है तो लागू करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक, केटी साहब ने ये कहा, लिख लीजिए। अंबेडकर जी ने भी इसके लिए कुछ कहा था, याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अंबेडकर जी ने इससे क्या कहा था? ये अपने आप में एक प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करता है, यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो लोक कल्याण का काम करती हैं और साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, क्या करती हैं? लोक कल्याण प्लस सामाजिक ऑब्लिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, यानी ये अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, इससे कहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो पब्लिक वेलफेयर करती हैं, साथ ही साथ सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। इसके अंदर के जो पॉइंट होंगे। ठीक, अब देखिए इतना मैं सब कुछ कह रहा हूं, भाग 3 का ही अगला पोर्शन है, तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि अगर ये भाग 3 का ही अगला पोर्शन है तो इसको भाग 3 में ही क्यों नहीं डाल दिया? अलग से पार्ट बनाने की क्या जरूरत थी? खुद सोचिए, भाग 3 के अधिकारों का अगर हनन होता है, आप लोग कोर्ट चले जाते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जिसको देखता है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। ये क्या करते हैं? मूल अधिकारों के हनन पे रोक लगाते हैं। क्या करते हैं? मूल अधिकार अगर आपके खत्म हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट के हनन यानी उसको छीने जा रहे हैं, पर रोक लगा देंगे इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, यानी अगर किसी के फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है तो इस सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए और हाई कोर्ट 226 का प्रयोग करते हुए आपके फंडामेंटल राइट को क्या करता है? सेव करता है, बचाने की कोशिश करता है। अब बताइए, इस चीज को अगर आप यहां डाल दें, कहा भाग 3 में, तो ये इसके अंदर जो चीजें लिखी हैं, फ्री शिक्षा आपको नहीं, अगर राज्य के पास पैसा नहीं है आप तो कोर्ट चले जाएंगे, हमें फ्री शिक्षा मिल ही नहीं रही संविधान में। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने कितने स्मार्ट वर्क किया, कितने प्यार से उन्होंने भाग 4 में डाल दिया और सीधे सीधे लिख दिया कि इसके अंदर जो भी पॉइंट होंगे, वो पॉइंट क्या है मैं पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, जो भी पॉइंट होंगे आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। चैलेंज क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तो हमारे रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा। होंगे तो पब्लिक वेलफेयर करेंगे, नहीं होगा तो हम कहां से करें, लेकिन आपको कोर्ट जाने के लिए छूट नहीं दी। ठीक है, अब आते हैं हम इसके मेन आर्टिकल पे, आप वो देखिए। ये सबसे मेन चीज आती है, जितना मैंने अभी तक आपको थ्योरी समझाई है वो आखिर है क्या, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। 36 से 51 हम मोटा मोटा आइडिया लगाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है, आपके बहुत बेहतर तरीके से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आता है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36, ठीक है, इसको डैश करके लिख लीजिए। राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य की परिभाषा, इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य की परिभाषा किस परिप्रेक्ष्य में अगर पूछता है, यानी डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी जो यहां पे लिखा है हमने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये राज्य क्या है, इस किसको बोलोगे आप ये राज्य? अभी भी कह रहा हूं, इसको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, पंजाब मत समझना है। ठीक है, ये राज्य क्या होता है आप लोग लिख लेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा, आप लोग लिखते रहना। ठीक है, डैश करके ऐसे लिख लीजिए। राज्य का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी बॉडी, यानी कोई भी ऐसा जो भाग, मतलब बॉडी या पार्ट जिसको कहते हैं, जिसकी अपनी एक निश्चित बाउंड्री होती है। क्या होती है? निश्चित बाउंड्री होती है, यानी एक निश्चित एरिया होता है, तथा जिसके रेवेन्यू का खुद का सोर्स होता है, जिसको इनकम का अपना सोर्स होता है। जैसे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, एक तो क्या केंद्र प्लस राज्य सरकार है। ठीक है, अभी बताता हूं। देखिए, केंद्र सरकार अपना एक फिक्स इलाका है, अपने कर्मचारी हैं यानी अपने एम्प्लॉयज हैं, रेवेन्यू के लिए अपने टैक्सेस हैं उसके, जैसे भी उसको सेंटर का टैक्स लगता है। ऐसी स्टेट है, अपना एरिया है, वहां पे उसके अपने एम्प्लॉयज हैं, अपना उसको रेवेन्यू का सोर्स है। या ऐसी कोई आप लोग कह सकते हैं नगर पालिका कह सकते हैं, नगर निगम कह लो,
नगर निगम, नगर पालिका, या कोई एयरपोर्ट की अथॉरिटी लगा लो। उस एयरपोर्ट के अंदर तो उसका अपना इलाका है ना, उस एयरपोर्ट में, वहां वो लोगों से जो भी पैसा लेती है, वहां पे जैसी वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, वो सब किसका होगा, वो एक स्टेट के अंदर आएगा। ठीक है, चाहे सेंटर आए, स्टेट आए, नगर पालिका, नगर पंचायत है, जिला पंचायत है, जिसका फिक्स एरिया होता है, जिसके रेवेन्यू के स्वयं सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा जैसे बिजली विभाग, ये भी अपने आप में राज्य आएगा। क्यों? बिजली विभाग का फिक्स अपना काम है, उसके रेवेन्यू मिल रहा है, उसको कहां से मिल रहा है, उसको टैक्स वगैरह मिलता है, जो भी बिजली हम यूज करते हैं। जल विभाग यानी वाटर का जो भी है, ये सब के सब अपने आप में राज्य हैं। ठीक है, यानी ये राज्य, तो इसके अंदर आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है, तो एक तो 36 से है, एक फंडामेंटल राइट के टाइम में मैंने आपको पढ़ा रखा है, आर्टिकल 12 के आसपास वो कहीं दिखता है। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा 36 है। अगला आता है 37, आर्टिकल 37। मैंने अभी आपको बताया था कि इस चीज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सिर्फ संविधान निर्माताओं ने ये सोच के रखा कि अगर आपके पास पैसे होंगे, सोर्सेज होंगे, तो इसके अंदर जो जो चीजें लिखी हैं आप अपनी पॉलिसीज में इन चीज को अप्लाई कर देना। ये हमारे संविधान निर्माताओं का टारगेट था। तो इसको हम लोग न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, यानी हम इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो याद रखना, न्यायालय में चुनौती नहीं। आर्टिकल 37 में क्या है, न्यायालय में DPSP, ठीक है, को चुनौती नहीं दे सकती, चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, यानी अनइम्पोर्सेबल है, मैंने अभी आपको बताया, अपरिवर्तनीय है, यानी आप इसको वाद नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते कि इसके अंदर जो जो चीजें होंगी कि हम इसको लेके कोर्ट चले जाएं। अब क्या क्या चीजें हैं उस पर हम आएंगे। ठीक है, 2 पार्ट में जाएगा ये वीडियो, एक तो 37 तक हो गया, एक अगला वीडियो बताऊंगा कल। ठीक है, अगला आता है 38 आर्टिकल जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का क्या कहता है कि जो व्यवस्थाएं होंगी, जो सरकारें रूल करेंगी, वो ऐसे नियम बनाएगी जिससे सोशली और सामाजिक या आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या हो, सबके लिए न्याय संगत हो। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल क्या मिले, लोगों को जस्टिस मिले। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए सोशली यानी सामाजिक, राजनीतिक, मतलब पॉलिटिकली और आर्थिक न्याय वाली व्यवस्था। ठीक है, ऐसे ही लिख दो, न्याय वाली व्यवस्था का विकास कौन करेगा, ये राज्य का काम है। ठीक है, व्यवस्था का विकास ये सिर्फ स्टेट का काम है, पब्लिक का नहीं है। ये स्टेट को डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप लोग, संविधान निर्माताओं ने, राज्य कौन, इसको जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई, इनके लिए है। आप क्या करोगे, सामाजिक रूप से न्याय दिलाओगे, यानी जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, जो दबा कुचला वर्ग है, उसको उठाओगे अपनी पॉलिसीज से। तभी तो देखते हैं आप लोग जिसको रिजर्वेशन वगैरह कहते हैं, वो है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के तो अंदर आता हो। जैसे इसके अलावा देख, राजनीतिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय, गरीबी को कम करना है, लोगों का भला करना है, आर्थिक जो असमानताएं हैं, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है, उसको कम करने वाले सारे क्या बनाएंगे, राज्य नियम बनाएंगे। ये किसके अंदर है, 38 के अंदर है। इसके अलावा आप लोगों को अवसरों की भी समानता देंगे, यानी एक प्रकार की जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो सभी के लिए क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी अवसरों की समानता होगी। आय की समानता लाने का आप लोग प्रयास करेंगे, यानी जो इनकम है कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों की आय धीरे धीरे एक लेवल पे आए, लेकिन ये व्यवहार में पॉसिबल है नहीं है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो इसके साथ साथ का व्यवस्था का विकास, साथ ही लिख दीजिए आय के और अवसरों की समानता का विकास, इनकम और जो अपॉर्चुनिटीज होती है उसको भी समानता करने का विकास। ठीक है, 36, 37 और 38 हो गए। अब आता है 39, 2 बताऊंगा 40 तक, और 40 वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वो पेपर में पूछता है आपसे। अब आता है क्या, 39। देखिए, जब आपने 38 तक समझ लिया तो 39 में क्या है, जैसे जो स्त्रियां हैं और जो पुरुष हैं उनको समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। ठीक है, ये इंपोर्टेंट कर देना, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, यानी महिला यानी फीमेल लिख देता हूं, ठीक है, और मेल, इनको समान काम के लिए, समान काम के लिए समान वेतन, यानी जो महिला और पुरुष हैं वो अगर एक ही काम कर रही हैं, समान काम है, तो दोनों को इक्वल क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि ये महिला है इसको कम सैलरी दी जाए, ये पुरुष है इसको अधिक सैलरी दी जाए, ऐसा नहीं होगा। तो याद रखना, स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन किसका हिस्सा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। वो ऐसी पॉलिसीज बनाएगा, तभी आप लोग देखते होंगे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट वगैरह, वो हर जगह एक ही काम के लिए इक्वल सैलरी होती है। ऐसा नहीं कि ये काम कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो 39
क्या कहता है, स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए क्या दिया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा। ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। और इसी के अंदर ही 39 का क है। अब क लगना या ए लगना, इसका क्या मतलब होता है कि बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। जहां पे ए या क या ख लिखा होगा कहीं भी, इसका मतलब मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया, ठीक है। इसमें क्या है, निःशुल्क रूप से आप विधि सहायता देंगे, यानी किसी के साथ कोई समस्या होगी आप थाने चले जाइए, थानेदार खुद पूछेगा आपको क्या जरूरत है, क्या प्रॉब्लम थी, हम आएंगे। तो निःशुल्क यानी वहां पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप FIR कीजिए, सरकार आपको क्या करेगी, निःशुल्क क्या देगी, एक प्रकार की विधि सहायता देगी, यानी आप समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है। समान, सबको एक समान न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये गरीब है इसको ऐसा न्याय दो। समान न्याय प्लस निःशुल्क यानी फ्री में क्या मिलेगी, लॉ, निःशुल्क विधि यानी लॉ, सहायता माने हेल्प, ठीक है। निःशुल्क विधि सहायता मिलेगी 39 के क में। और आज के दिन का लास्ट आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, उसके पीछे की कहानी भी सुनना, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट करना है आपने। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 40 बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन, जो पेपर भी है आप लोगों का ही, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। इसको ढंग से समझना है क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक। अब देखिए, अगर आपसे कभी पूछता है ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है, आप बताओगे 40। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वो 243 क्या है सर, पंचायती राज सर ने गलत पढ़ा दिया, वो तो 243 है। अरे भाई आने दो उस पॉइंट पे भी, ठीक है। 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन था, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इस पक्ष के सबसे बड़े समर्थक थे महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी चाह रहे थे कि इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक पॉइंट जोड़ा जाए जिसमें ग्राम पंचायतें होंगी, ठीक है। वो ये चाह रहे थे जैसे सेंट्रल लेवल पे सेंटर से पैसा आता है, स्टेट में जाता है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट से जो पंचायतों में जाता है, वो कह रहे थे कि एक पंचायतें हो सबसे नीचे जड़ पे। अब अंबेडकर इसके खिलाफ थे, अंबेडकर जी कह रहे थे नहीं पंचायतें नहीं होनी चाहिए, गांधी जी कह रहे थे प्रॉपर रूप से पंचायत होना चाहिए, क्योंकि गांधी क्या थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, कुटीर उद्योग के समर्थक थे, पंचायतों के समर्थक थे। तो इसके ब्रैकेट में लिख लेना गांधी का पूर्ण समर्थन, गांधी का पूर्ण समर्थन, ठीक है। इस पॉइंट को लिखिए कि पंचायतों का होना चाहिए। अब क्या था, गांधी कह रहे थे कि आप लोग ग्राम पंचायतों को संगठित कीजिए, एक चीजें डालिए, सरकार के पास अगर रेवेन्यू होगा तो ग्राम पंचायतों को बनाएगी ही बनाएगी, ठीक। अब देखिए अंबेडकर कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्राम में अगर ग्रामीण स्तर पर संगठन बनेंगे, पंचायतें बनेंगी, तो जो वहाँ के कुछ लोग होते हैं जो प्रधान वगैरह सरपंच होंगे, सारा पैसा डकार जाएंगे और पंचायतों को कुछ नहीं मिलेगा। गांधी जी कहते थे 100 रुपये ऊपर से आ रहे हैं, 50 रुपये अगर वहां पहुंचता है पंचायत तक या 20 रुपये पहुंचता है तो 10 रुपये वो खाएगा, बाकी 10 रुपये तब भी पंचायत को मिलेंगे, ठीक है। वो बात की बात है। तो इस पॉइंट को जब तक 40 में था तो आप न्यायालय में जाके ये नहीं कह सकते हो कि ग्राम पंचायत हर जगह होनी चाहिए, जब तक इसके अंदर होगा। आपने देखा होगा दिल्ली है, दिल्ली में अभी तक पंचायत नहीं है, ठीक है। तो 40 के अंदर कंपलसरी नहीं है, जिस स्टेट के पास जिसके पास पैसा होगा वो कर सकता है। लेकिन अगर यही इसको 243 जिसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था है, यानी आर्टिकल 243 में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, पंचायती राज व्यवस्था शामिल की गई थी, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। इसको किस में शामिल किया गया, 243 में। और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था अगर लागू कर दी तो संविधान के अलग पोर्शन में आ गया तो सबके लिए कंपलसरी हो जाता है। जब तक यहाँ रहेगा तब तक वो कंपलसरी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए दिल्ली वगैरह में आप लोग देखते होंगे पंचायत वगैरह नहीं दिखेंगे आपको। तो जब ये चीजें थी तो बाद में आप लोगों ने सुना होगा 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। कब की गई थी, 2 अक्टूबर। ये बहुत फेमस में आता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है 1959 को राजस्थान में, नागौर एक जिला था वहां पे, राजस्थान एक जगह थी, राजस्थान एक स्टेट है, यहां पे एक नागौर नामक जगह थी, ठीक है। यहां सबसे पहले देश में क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था लागू की। लिख लीजिए 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू। डेट क्या पकड़ी, 2 अक्टूबर। क्या होता है 2 अक्टूबर, गांधी जी का जन्म। यहाँ के उन समर्थक थे इस 40 के ग्राम पंचायतों के, महात्मा गांधी। अब सोचिए अगर बाई चांस ये 14 अप्रैल क्या होता तो अंबेडकर जी पे क्या बीती थी, क्योंकि अंबेडकर जी नहीं चाहते थे ग्राम पंचायतें हो, महात्मा गांधी चाहते थे। इसीलिए देखिए 2 अक्टूबर की डेट पकड़ी है। यही आपके ग्राम पंचायतों के पीछे का कॉन्सेप्ट है। 243 क्या है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब पंचायतें पढ़ाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के जो पॉइंट हैं अभी तक बताए हैं आपके समझ आए होंगे। जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा बहुत बेहतर तरीके से आपके समझ आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।